हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है IBPS पीओ का। एंड जिनका नहीं हो पाया है वो टेंशन ना लीजिए, क्योंकि SBI तो है ना अभी, उसकी टेंशन क्यों लेनी कि भाई IBPS नहीं हुआ तो SBI अभी बाकी है, तो उसके लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। SBI आएगा, उसके लिए प्रिपेयर करना है आपको। अभी से लग जाओ, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो आज के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 1 फॉर जनरल अवेयरनेस, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और सारी ही PDFs आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, जो भी वीडियो हमने यूट्यूब पे आपको शेयर की है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंचुरी हैज बीन रिसेंटली इन अक्टूबर डिक्लेयर्ड एज द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाएगा? इट इज योर रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसी चीज के लिए 2011 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, जो टाइगर रिजर्व है इसका कवर एरिया आपका यहाँ पे 1271.465 किलोमीटर रहेगा, स्क्वायर किलोमीटर रहेगा, जिसमें दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया आपका है। एक तो रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है सिंघोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब टोटल एरिया आपका ये है, टोटल एरिया में से 763.812 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ टाइगर्स के लिए यूज होगा, बाकी आपका बफर जोन जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब रिसेंटली जो है बिहार की भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी बोला गया है कि सेकेंड टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा उसको बिहार का, उसका नाम क्या है? इट इज कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? सेकंड तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाएगा, कैमूर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फाइन, अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। आपकी जो रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम क्या है? भीम बेटका रॉक शेल्टर। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीम बेटका रॉक शेल्टर्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कौन सी टाइगर रिजर्व में है जो रिसेंटली न्यूज में था, या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है? इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्लियर है? नाउ बाकी अदर आपके जो टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश के, वो देख लेते हैं। पहला आपका है बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, दूसरा है कान्हा टाइगर रिजर्व, देन पाना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व और वीरांगना वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो 2023 में ही आपका बना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर इंडियन नेवी हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट मेमोरियल सतर्क पार्क इन डैश डेडिकेटेड टू ऑनरिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस सर्विस। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल्स के लिए जो शहीद हो गए हैं उनके याद में इस मेमोरियल को बनाया गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है? सतर्क पार्क, और इसे पुणे महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया था। अब जो ये मेमोरियल पार्क है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपोट द्वारा, जो इसे मेंटेन और ऑपरेट करेगा और इसे इन्होंने बेसिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लिया था फॉर दिस इनिशिएटिव? इट इज रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड, दैट इज RSIL, और MINTST ने मिलके इस मेमोरियल को बनाया है, जो पुणे महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया था। अब इसे इनॉग्रेट किसने किया था? जो प्रदीप कुमार चहल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, कॉलोनियल कमांडेंट ऑफ इंटेलिजेंस कॉर्प्स एंड कमांडेंट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपोट। ठीक है, नाउ जो ये पार्क है इसमें 40 मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल जो है उनको यहाँ पे, उनकी आप छवि यहाँ पे देख पाएंगे। फाइन, now next question है, which state has launched India's first state level cyber command and control center in पार्टनरशिप विद द लार्सन एंड टर्बो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे इंडिया का पहला स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आपका इनॉग्रेट किया गया है? तो इट इज इनॉग्रेटेड इन दी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है, और इसका मेन एम है कि जो साइबर इंसिडेंट है उनको इन्वेस्टिगेट करने में पूर्ति हो, या बेसिकली उसको जो स्पीड है, जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो, इस वजह से इस सेंटर को लॉन्च किया गया है। अब इस काम में
फुर्ती लाने के लिए, तेजी लाने के लिए हम टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे यूज करेंगे। फाइन। इसके अलावा आपके 50 ग्लोबल फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी यहाँ पे यूज किए जाएंगे। फाइन। इसी के साथ आपको नोट करना है, जो ये सेंटर है ये प्रोवाइड करेगा मल्टीपल चैनल्स कंप्लेंट्स के लिए, जैसे हेल्पलाइन नंबर, वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशंस। एंड जो सेंटर है ये सपोर्ट करेगा 50 डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशंस को अक्रॉस द महाराष्ट्र। Now next question है, India's first demonstration facility for biopolymers was inaugurated in dash। तो इनमें से कौन सी सिटी है जहाँ पे इंडिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी आपका इनॉग्रेट किया गया है फॉर दी बायोपॉलीमर्स? इट इज पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है। कौन सी आपकी कंपनी है जिसने इसे डेवलप किया है? इट इज प्रयाज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फाइन। अब जो फैसिलिटी है इसे डिजाइन किया गया है कि ये प्रोड्यूस करेगी आपकी पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक, जो बेसिकली अभी हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसका ये सब्स्टिट्यूट है या उसे रिप्लेस करेगा, आप ऐसे मान सकते हो। करेंटली वी आर यूजिंग अ पॉलीइथाइलिन टेरेपेथलेट। ठीक है। और जो हमारा PLA है ये नेचुरल पॉलीमर है जो इसको रिप्लेस करेगा या इसकी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जो ये हमारा फैसिलिटी इनॉग्रेट किया गया है ये बेसिकली जो हमारा गोल है, जो इंडिया का गोल है नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी का, या पूरे वर्ल्ड का जो गोल है उसमें भागीदारी निभाएगा, उसको सपोर्ट करेगा। फाइन। Next is PM Modi recently in September launched the single window IT, that is SWIT platform to boost ease of doing business in a gift city IFSC। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है कि इस SWIT प्लेटफॉर्म, जो स्विट प्लेटफॉर्म है, इसे डेवलप किसने किया है? इट वॉज डेवलप्ड बाय दी देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है। देव IT द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। अब जो ये आपका पोर्टल है, जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है, इसका काम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज और रेगुलेटर्स इन अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे आपका RBI हो गया। ठीक है। RBI से भी IRDAI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, इज द मेन मोटिव ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है। नाउ SWIT की बात करें तो इसके थ्रू जो एप्लीकेंट्स हैं ये लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम IFSC। ठीक है। एंड अब बात करेंगे देव IT ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके करंट फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है? इनका नाम है प्रणब पांडे। हेडक्वार्टर लोकेटेड है अहमदाबाद, गुजरात में, और इसे 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Next is, which among the following union minister has inaugurated the Computer Security Incident Response Team Power, that is CSIR Power facility to protect India's power sector against cyber threats? तो इंडिया के पावर सेक्टर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स, यहाँ पे लॉन्च किया गया है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम पावर। ठीक है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के आपके मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया था। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली के नॉर्थ रीजनल पावर कमेटी, शहीद जीत सिंह मार्ग, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली, दिल्ली में से इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है। Now next question is, which company has received the approval from Ministry of Corporate Affairs to establish a joint venture named Aerosystem Private Limited in collaboration with the Israel Aerospace Industries Limited? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आपका इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है, BLIAI एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया और इसराइल दोनों जगह ही ऑपरेट करेगा। और इसका काम क्या होगा कि रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए, मिसाइल सिस्टम के लिए, जो इंडिया के डिफेंस फोर्सेस यूज करेंगे। ठीक है। अब जो जॉइंट वेंचर है इसके स्टेक्स की बात करें तो 40% आपका रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, BEL का, और जो आपकी इसराइल की ऑर्गेनाइजेशन है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का, इसका आपका IAI का कितना रहेगा? 60% यहाँ पे स्टेक रहेगा। ठीक है। BEL की बात करें तो करंट CMD इसके हैं मनोज जैन। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसे 1954 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जिसका नाम है कोर डिस्ट्रिक्ट्स।
को डिस्ट्रिक्ट क्या है? बेसिकली ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी नीचे वाले लेवल पे काम करेगी ताकि अच्छी से अच्छी सर्विसेज जो हैं सिटीजन्स को प्रोवाइड की जा सके। अब ये कौन से स्टेट ने इसे जो है इम्प्लीमेंट किया है? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय दी असम। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। और टोटल यहाँ पे आपके 21 सच कोर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं असम में विद एन एम टू ब्रिंग गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्लोजर टू द सिटीजन्स होम। Okay. Now next question है, the name the personality who has been recently in October elected as the chairperson of a 77th session of World Health Organization Southeast Asia Region Regional Committee। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको चेयरमैन बनाया गया था 77th सेशन जो हुआ था आपका WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजन रीजनल कमेटी का? तो इट वाज इसके जो चेयर थे आपके वो बनाए गए थे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपका सेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। लोकेशन इसकी थी आपकी न्यू दिल्ली और 7 से 9 अक्टूबर को ये आपका चला था। क्लियर है? एडिशन पूछा सकता तो 77th एडिशन था। फाइन। अब इस सेशन के दौरान जो चीफ द कैबिनेट है आपकी WHO की रजिया बंड से, इन्होंने कुछ चैलेंजेस आउटलाइन किए हैं जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में फेस किए जा रहे हैं, जिनमें से आपके कुछ जो आपके चैलेंजेस हैं कि यहाँ पे बर्डन इंक्रीज हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का एंड मेंटल हेल्थ का। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ रिड्यूसिंग नियोनेटल एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी। थर्ड आपका है चैलेंज ग्रोइंग थ्रेट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। इसके बाद इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ सर्विस एंड एसेंशियल मेडिसिन दिया जाता है। देन ग्रोइंग बर्डन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस and the ever present threat of epidemics, pandemics and other emergencies। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे शेयर किया था। इसके अलावा जो आपके प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इन हेल्थ सेक्टर, वो देखते हैं। जैसे बांग्लादेश जो है ये पहला कंट्री बना है साउथ ईस्ट एशियन रीजन का जिसने काला अजहर जो है उसको एलिमिनेट किया है। एंड इन्होंने वैलिडेट किया है कि इन्होंने जो आपका लिम्फेटिक फ्लोरोसिस जो होता है, हाथी पांव जो होता है प्रॉब्लम, उसको भी इरेडिकेट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थाईलैंड आता है। थाईलैंड आपका वन ऑफ द फिफ्थ कंट्री है जिसने आपका जो है एलिमिनेट किया है ट्रांसफैट फ्रॉम द फूड सप्लाई। थर्ड पॉइंट सेज जो आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया है एंड तिमोर लेस्ते है, इन्हें सर्टिफाइड किया गया है ऐसे कि इन्होंने जो है एलिमिनेट किया है रूबेला को एंड भूटान प्रोग्रेस में है कि ये एलिमिनेट कर देगा रूबेला को। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया इज ऑल सेट टू बिकम द 20th टू बी वैलिडेट फॉर अ एलिमिनेशन ऑफ अ ट्राइकोमा। एंड तिमोर लेस्ते जो है ये आपका 21st कंट्री बना है जिसने वैलिडेट किया है टू बी वैलिडेटेड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अगेन लिम्फेटिक फ्लोरोसिस एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इन हेल्थ सेक्टर। नाउ WHO की बात कर लेते हैं। तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहेनोम गैब्रियस। इसके WHO रीजनल डायरेक्टर हैं साउथ ईस्ट एशिया के, इनका नाम है साइमा वजीर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली लैंग्वेजेस विच विद दिस वी हैव टोटल ऑफ डैश क्लासिकल लैंग्वेज। तो इनिशियली हमारे पास जो है आपकी 5 क्लासिकल लैंग्वेज थी, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। अब यहाँ पे 5 और को स्टेटस दे दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का। तो नाउ वी हैव 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, पहले वाली कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस थी? तमिल जो सबसे पहली हमारी क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी, फॉलोड बाय संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया। एंड नाउ वी हैव 5 मोर, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव्ड डील फॉर द परचेज ऑफ डैश MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स फॉर General Atomics of USA and indigenous construction of a 2 nuclear attack submarine। तो रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है परचेज करने के लिए 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को फ्रॉम द US बेस्ड कंपनी एंड इंडिजिनियस कंस्ट्रक्शन के लिए 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के। ये क्लियर हुआ।
अब जो ये आपकी 31 MQ-9V HALE UAVs हैं, ये बेसिकली आपकी शामिल की जाएंगी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में। फाइन। नाउ एज अ पार्ट ऑफ दिस डील, जो जनरल एटॉमिक्स है, ये इंडिया में ग्लोबल मैरिटाइम रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी अपनी सेटअप करेगा, स्टैब्लिश करेगा। फाइन। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के मिनिस्टर हैं, इन्होंने अटेंड किया है डैश एडिशन ऑफ अ रेसिंग डे परेड ऑफ अ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एट द जोनल ट्रेनिंग सेंटर इन नासिक, महाराष्ट्र। तो कौन सा एडिशन था? जो आपका 20 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 40th एडिशन ये आपका था। एंड इस ओकेजन पे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने 33 RPF पर्सनल्स को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस एंड जीवन रक्षक मेडल दिए थे 2023 और 2024 के लिए। फाइन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इन्होंने अनाउंस किया था 35 करोड़ का ग्रांट फॉर अपग्रेडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग दी RPF जोनल ट्रेनिंग सेंटर, जो स्पेशली फोकस करते हैं विमेंस के लिए, विमेन फैसिलिटीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने 5.5 करोड़ का एलोकेशन दिया है, अनाउंस किया है फॉर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एनहांसिंग द ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ RPF डॉग स्क्वाड जोनल ट्रेनिंग सेंटर, जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। एंड द लास्ट इज, इन्होंने हिंदी एडिशन लॉन्च किया था संज्ञान मोबाइल ऐप का। फाइन। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? मनोज यादव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। Now next आपका क्वेश्चन है, which ministry has launched the Bharat Gen, a pioneering initiative in generative artificial intelligence designed to revolutionize public service delivery? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा it is done by the Ministry of Science and Technology, और इसके जो मिनिस्टर हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया था। फाइन। अब जो ये आपका इनिशिएटिव है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसका काम क्या रहेगा कि ये क्रिएट करेगा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मतलब AI की मदद से ये इंडियन लैंग्वेजेस को क्रिएट करेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है भारत जन, इट इज लेड बाय द IIT बॉम्बे। ठीक है, कौन लीड करेगा इसे? IIT बॉम्बे, अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा इसका? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, फाउंडेशन फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट फॉर एवरीथिंग एट IIT बॉम्बे इन पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है IIT मंडी, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIM इंदौर एंड IIT मद्रास। फाइन। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है कि जो इनिशिएटिव है, इसके जो की माइलस्टोन है, जैसे एक्सटेंसिव AI मॉडल डेवलपमेंट या एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारे ये कंप्लीट कर लेगा बाय द जुलाई 2026। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैव रिसेंटली इन अक्टूबर रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या जिसे हम GI टैग बोलते हैं, बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो आपका लोकेटेड है चेन्नई में। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है चेन्नई, तमिलनाडु में। एंड ये जो GI टैग होते हैं, ये कब तक के लिए वैलिड होते हैं? तो 10 ईयर तक के लिए ये वैलिड होते हैं। इसके बाद दोबारा से इनको जो है रिन्यू करवाना होता है। ठीक है। तो अब रिसेंटली ये कौन से स्टेट्स के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को दिया गया है? तो 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे आपके असम के, जिन्हें ये आपका GI टैग दिया गया है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जौग्राम, देन आपका मेबरा, जौ बिडवी, जौ गिशी, नामहाब, ओंडला, वाखा, नार्जी और अरोनई। ये प्रोडक्ट्स जो आपके हैं, इनको रिसेंटली GI टैग दिया गया है। इनके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च अनादर्पा, अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम। तो रिसेंटली जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने अनादर्पा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए? ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके, या सप्लाई चेन जो है उसको सही किया जा सके, उसे इम्प्रूव किया जा सके। इसलिए अनादर्पा को लाया गया है, जो एग्जिस्टिंग आपका डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम है उसको रिप्लेस कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो FCI है, FCI ने एक सिस्टम इंटीग्रेटर जो है उसको सेलेक्ट किया है, विच इज कॉफरेज लिमिटेड। कॉफरेज लिमिटेड क्या करेगा? ये डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, ये सारे काम देखेगा इस प्लेटफॉर्म के।
क्लियर है। नाउ एफसीआई की बात करें तो करंट सीएमडी इसके हैं अशोक कुमार मीना, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और 1965 में ये स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनवील्ड अ डैश डिनोमिनेशन कॉमरेटिव कॉइन टू मार्क द बर्थ सेनेटरी ऑफ एच माताजी निर्मला देवी जी एट द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज़ का जो कॉइन है वो अनवील किया गया था बाय दी नितिन गडकरी जी। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो एच माताजी निर्मला देवी जी हैं, शी इज अ फाउंडर ऑफ सहजा योगा, जो न्यू रिलीजियस विच इज अ न्यू रिलीजियस मूवमेंट। एंड जो कॉइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपए का कॉइन अनवील किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो निर्मला देवी जी हैं, एच माता जी निर्मला देवी जी, इनके फोटो यहाँ पे बनी हुई है इस कॉइन में। एंड अगर हम इसकी बात करें मेटल कंपोजिशन की, तो 50% सिल्वर यूज किया गया है, 40% कॉपर, 5% निकल एंड 5% जिंक इसमें यूज किया गया है। इसका वेट आपका है 35 ग्राम्स का एंड इट हैव अ डायमीटर ऑफ 44 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन अक्टूबर कंडक्टेड द ICMR इंडिया डायबिटीज India B survey to assess the prevalence of diabetes in India in collaboration with ICMR and Department of Health Research। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस सर्वे को कंडक्ट किया था? तो इट इज डन बाय द मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन। किसने किया था? इन कोलैबोरेशन विद मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, इन कोलैबोरेशन विद योर ICMR एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च। राइट, जो सर्वे है इसे रिलीज किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस सर्वे के कुछ डिटेल की। जैसे इस सर्वे में बताया गया था, ओवरऑल प्रेवलेंस जो है आपकी हाइपरटेंशन, जनरलाइज ओबेसिटी एंड एब्डोमिनल ओबेसिटी की इन जम्मू केम आउट टू बी 27.1% for the hypertension, 41.7% for the generalized obesity and 62.7% for abdominal obesity। फाइन। अब इस सर्वे के अकॉर्डिंग 10.8% जो पॉपुलेशन है आपकी जम्मू रीजन की, इट इज अफेक्टेड बाय दी प्री डायबिटीज। तो ये ध्यान में रखना है, इस सर्वे में ये मेंशन किया गया था। नाउ अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में देखेंगे। जैसे मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन आपकी है, इसके करंट चेयरमैन है विश्वनाथ मोहन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1996। ठीक है, ICMR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके डायरेक्टर जनरल आपके राजीव बहल। इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1911 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म टू एनहांस ईजियर एक्सेस टू वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो इसे किसने लॉन्च किया है? ई-श्रम जो है आपका, ठीक है, ई-श्रम प्लेटफॉर्म जो है ये आपका ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, मतलब ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 2021 में। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसके आपके यूनियन मिनिस्टर कौन से हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्टल की बात कर रहे थे हम, ई-श्रम पोर्टल की। 2021 अगस्त 2021 में से लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। किस चीज के लिए? फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। और इसमें ऑलरेडी अभी तक जो है ओवर 30 करोड़ वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर किए जा चुके हैं। और ऐसे वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं जिनकी एज 16 से 59 ईयर्स के बीच में है, वो इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च शिक्षा को पायलट AI डिजिटल असिस्टेंट डिजाइन टू हेल्प टीचर्स क्रिएट लेसन प्लान एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शिक्षा को पायलट को लॉन्च किया है ताकि ये हेल्प करेगा टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को? तो इट इज लॉन्च बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट एंड इससे इस को पायलट इनिशिएटिव को यहाँ के कर्नाटका के मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिनका नाम है मधु बंगारप्पा। ओके, एंड जो इनिशिएटिव है ये डेवलप किया गया है शिक्षणा फाउंडेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया का, इन दोनों का कोलैबोरेशन था इस इनिशिएटिव के लिए, शिक्षा को पायलट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर 2024। तो इन 2024 मीन्स
इस साल ये इजिप्ट जो है सेकेंड आपकी कंट्री बनी है जिसे मलेरिया फ्री आपका अनाउंस किया गया है, डिक्लेयर किया गया है बाय दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इजिप्ट। और इजिप्ट से पहले 2024 में काबो वर्डे जो है इस कंट्री को आपका डिक्लेयर किया गया था मलेरिया फ्री। ठीक है, टोटल वैसे 44 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में एंड वन टेरिटरी है जिसको घोषित किया गया है, जिसको डिक्लेयर किया गया है मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे WHO के। तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके कौन है? इनका नाम है टेड्रस एडहेनम, हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1948। Now next question है, the government of India has launched a campaign named Scam से बचो in collaboration with which company to enhance cyber safety? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ मिलके स्कैम से बचो कैंपेन जो है वो लाया गया था? तो इट इज मेटा। कौन सी कंपनी है? मेटा कंपनी है। और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था बाय संजय जाजू जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। और मेटा के साथ ये आपका जॉइंट जो ये आपका कैंपेन है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। बहुत सारी मिनिस्ट्री थी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, तो इन सब ने मिलके मेटा के साथ मिलके लॉन्च किया था इस कैंपेन को। और मेटा ने, जिसको हम पहले फेसबुक भी बोलते थे, इस कंपनी ने एक एजुकेशनल फिल्म भी यहाँ पे रिलीज की थी जिसमें आयुष्मान खुराना थे, मतलब ये इनको फीचर किया गया था। और बहुत कॉमन स्कैम्स जो आजकल हो रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया गया था। फाइन, नाउ मेटा के करंट CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इसकी शुरुआत की गई थी आपके 2004 में। ओके, now next is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change designated Namdapha National Park and Tiger Reserve and Kamlang Wildlife Sanctuary and Tiger Reserve located in Dash State as a eco-sensitive zone। तो इन दोनों ही आपका जो नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है और कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व जो आपका है, इन दोनों को ही आपका इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये डेजिग्नेट किया गया है और ये दोनों ही आपके लोकेटेड हैं अरुणाचल प्रदेश में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज अप्रूव्ड द 3 पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टील प्रोडक्शन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड रुपीज डैश टू सपोर्ट दीज प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? इट इज रुपीज 347 करोड़। ठीक है, कितना अमाउंट है? इट इज 347 करोड़ एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशन बाय नेक्स्ट 3 years, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पायलट प्रोजेक्ट्स की। तो पहला आपका है मैट्रिक्स गैस रिन्यूएबल लिमिटेड, जो लीड करेगा इस कंसोर्टियम को, जिसमें गेंसोल एनर्जी इंजीनियर्स लिमिटेड एंड IIT भुवनेश्वर और मेटसोल AB स्वीडन से ये ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। और इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? जो ये पायलट प्रोजेक्ट है इसके प्लांट कैपेसिटी आपकी है 50 टन्स पर डे की। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आपका जो है पायलट प्रोजेक्ट, इसमें सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड, आपकी नेक्स्ट BSPK प्राइवेट लिमिटेड और 10-8 इन्वेस्टमेंट के साथ साथ IIT भिलाई भी शामिल है। और इस प्रोजेक्ट का आपका जो कैपेसिटी है, प्लांट कैपेसिटी, इट इज 40 टन्स पर डे। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यू दिल्ली बेस्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके पास मतलब जिसमें लार्जेस्ट प्रोजेक्ट अंडर योर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो चल रहा है। ठीक है, जिसका टोटल आपका कैपेसिटी यहाँ पे है 3200 टन्स पर डे की कैपेसिटी ये लेके चल रहा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 8th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक इन न्यू दिल्ली? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इंडिया वाटर वीक को आपका ऑर्गेनाइज किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी थीम थी पार्टनरशिप्स एंड कॉर्पोरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इस आपके जो इवेंट था, इस इवेंट का नॉलेज पार्टनर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? तो इट इज इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, वर्ल्ड बैंक, India Water Foundation and Council on Energy, Environment and Water CEEW and the Indian Chamber of Commerce। तो ये सारे इसके नॉलेज पार्टनर थे। Whereas इस इवेंट में विमेन वाटर वॉरियर उजीराव बाई फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड लेखिमिन नोंगक्लो फ्रॉम मेघालय was honored with the
ग्रास रूट एफर्ट्स इन अ वाटर कंजर्वेशन, तो इनके एफर्ट्स के लिए रिगार्डिंग योर वाटर कंजर्वेशन इन दोनों शख्स को अवार्ड यहाँ पे दिया गया था, सम्मानित इनको किया गया था। ठीक है, इस इवेंट में ब्लू वर्स कंपनी जो है इन्होंने शोकेस किया था वाटर एफिशिएंट व्हीकल वॉशिंग टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग दिस इवेंट, इंडिया वाटर वीक इवेंट जो था। ठीक है, ये आपका एक ऑटोमेटेड और इको फ्रेंडली व्हीकल वॉशिंग सोल्यूशन इन्होंने लाया था 4 व्हीलर्स के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। अब इसमें बेसिकली एक आपका अगर हम 2 व्हीलर्स की अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे एक बाइक को धोने में अगर 4 लीटर का पानी लगता है, इन दैट केस ये उस पानी को रिसाइकिल करेंगे और रीयूज करेंगे, और ये इस प्रोसेस में 98% ऑफ वाटर जो है जो हमने वॉशिंग में यूज़ किया, ये आपका रिसाइकिल करके रीयूज़ किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने यहाँ पे बताई थी। ठीक है, शोकेस की थी। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की। तो इस इवेंट के दौरान भूनीर पोर्टल ऑफ अ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इट वाज आल्सो रिलीज्ड हियर, इलेक्ट्रॉनिकली इसको रिलीज किया गया था इस इवेंट में। देन एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन पेपर जिसका नाम है क्लाइमेट रेसिलेंस इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया, अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ये भी ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज किया गया था, जिसको लिखा किसने है, नेहा लखवान, गिरिजा भात, भरत एंड एस के सारकर ने। देन नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल जो है, इन्होंने आई पंप नेट जो है आपका रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन, इसे भी यहाँ पे रिलीज किया था, और इसे बनाया किसने है, पंप अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जिससे इकोनॉमिक टाइम्स इंफ्रा फोकस अवार्ड 2024 का दिया गया था आपके बेस्ट ब्रांड इन वाटर टेक्नोलॉजी एंड इट्स रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन आई पंप नेट के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने पार्टनरशिप की है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए एट दिस 6 यूरोपियन यूनियन इंडिया वाटर फोरम, जो आपका इसी आपका जो इंडिया वाटर वीक है उसके दौरान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया वाटर वीक के पार्टनर मिनिस्ट्री कौन सी थी, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, एंड डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, नेक्स्ट इस इवेंट के दौरान कुछ और इवेंट भी आपके हुए थे, जैसे इंटरनेशनल वॉच कॉन्फ्रेंस 2024, ये कंक्लूड हुआ था यहाँ पे। ऑर्गेनाइज किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड ये इसकी थीम आपकी थी सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई। ठीक है, ये आपकी थीम थी सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई। फाइन, इसका मेन एम क्या था, जो आपका बेसिकली प्रमोट करता है ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड कोलैबोरेशन टू एड्रेस वाटर एंड सैनिटेशन चैलेंजेस, जो बेसिकली आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 6 उस पर फोकस करता है इन अचीविंग क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैलिडिक्टरी सेशन यहाँ पे हुआ था इंडिया वाटर वीक का। इस इवेंट में 4 कैटेगरी में जो है अवार्ड्स दिए गए थे एग्जिबिटर्स को। पहला कैटेगरी आपका है बेस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अवार्ड दिया गया है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे को। देन बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट में केरला को दिया गया है, बेस्ट इंडस्ट्री में आयन एक्सचेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड बेस्ट स्टार्टअप में ब्लू वर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसे ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के आपके यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था एक मिशन, क्रूज भारत मिशन, जिसका नाम है फ्रॉम डैश सिटी टू एनहांस इंडियाज क्रूज टूरिज्म सेक्टर। तो रिसेंटली इन्होंने मुंबई महाराष्ट्र से जो है क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया था, जिसका मेन एम क्या है कि आने वाले 5 सालों में 2029 तक हमारा टारगेट है कि हम डबल करें क्रूज पैसेंजर्स को, और साथ में ही अभी जो आपके पैसेंजर्स है इसकी संख्या क्या है, 4.6 लाख पैसेंजर्स हैं, इसको भी हमें 50 लाख में कन्वर्ट करना है बाय द ईयर 2047। तो ये दोनों टारगेट लेके हम चले हैं। फाइन, अब जो इनिशिएटिव है ये 3 की सेगमेंट्स में आपका फोकस करेगा। कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, इट इज ओशियन एंड हार्बर क्रूज, नेक्स्ट आता है रिवर एंड इनलैंड क्रूजेस, एंड द लास्ट इज आइलैंड एंड आइलैंड क्रूजेस। तो ये 3 आपके की सेगमेंट्स हैं जिसपे इस इनिशिएटिव का फोकस रहेगा, जिसका टारगेट क्या है कि हमें जो पैसेंजर ट्रैफिक है, पैसेंजर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ द डैश एज अ
जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम अभी चेंज किया गया है? इट इज़ योर पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है आफ्टर दी जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, जो 17th सेंचुरी के हिंदू संत एंड पोएट थे आपके फ्रॉम दी महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एट अ शिरडी एयरपोर्ट कॉस्टिंग ओवर ₹-करोड़। तो रिसेंटली पीएम मोदी जी ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन किया था महाराष्ट्र में, जिसमें से एक आपका ये वाला आपका प्रोजेक्ट है जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एट शिरडी एयरपोर्ट। इसका टोटल कॉस्ट जो आपका है इट इज ₹645 करोड़। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अदर आपके प्रोजेक्ट्स हैं, अपग्रेडेशन ऑफ अ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका कॉस्ट आपका है 7,000 करोड़ का। देन पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि यहाँ पे इन दी महाराष्ट्र 10 गवर्नमेंटल मेडिकल कॉलेजेस को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल इन मुंबई महाराष्ट्र अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन दी टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इन्होंने लॉन्च किया था विद्या समीक्षा केंद्र इन दी महाराष्ट्र, और ये जो है प्रोवाइड करेगा एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट टू द स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्कूल थ्रू देयर लाइव चैटबॉट, जैसे आपका समर्थ उपस्थिति हो गया, देन संध्याएं हो गया, ये सारे। Now next is, recently in October, PM Modi has inaugurated the Lal Tipara Goshala, India's first modern Goshala with a bio-CNG plant in Dash. तो पीएम मोदी ने वर्चुअली इस गौशाला को जो है इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? तो इट इज इनॉग्रेटेड इन दी ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और ये गौशाला जो है आपकी, ये 2 हेक्टेयर में, ओवर 2 हेक्टेयर ये आपकी एस्टैब्लिश की गई है विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट जो आपका है इट इज 32 करोड़ रुपीस फ्रॉम द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड ऑफ द IOCL। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, जो ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने भी यहाँ पे 5 करोड़ रुपए का जो है अपना मतलब पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लांट। क्लियर है? नाउ जो प्लांट है ये 3 टन ऑफ नेचुरल गैस पर डे प्रोड्यूस करेगा यूजिंग 100 टन ऑफ काउ डंग एंड दिस प्लांट विल प्रोड्यूस 20 टन्स ऑफ हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। क्लियर हुआ? अब नोट का इंपॉर्टेंट ये क्यों होता है, क्योंकि इंडिया का पहला मॉडर्न गौशाला है विद अ बायो CNG प्लांट, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर ड्यूरिंग दी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ DAE दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, द डॉक्टर अजीत कुमार मोहंते जो सेक्रेटरी हैं इस डिपार्टमेंट के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था मेजर एटमॉस्फेरिक कैरेनकोव experiment that is MACE observatory, Asia's largest and highest imaging telescope in Dash। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट की गई थी? तो इट वॉज इनॉग्रेटेड एट दी हैनले लद्दाख। कहाँ पे इनॉग्रेट हुई थी? हैनले लद्दाख में इनॉग्रेट की गई थी बाय दी अजीत कुमार मोहंते जो चेयरमैन है आपके एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। ठीक है, सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और चेयरमैन भी है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका चेरेनकोव टेलीस्कोप है जो एशिया, जो बेसिकली बिगेस्ट है एशिया में। ठीक है, बड़ा है, सबसे बड़ा है एशिया का, एंड ये लोकेटेड आपका 4300 मीटर्स अबव द सी लेवल और वर्ल्ड का हाईएस्ट जगह पे ये आपका लोकेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इंडिजिनियसली बिल्ड बाय मुंबई बेस्ड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC द्वारा इसको जो है इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है विद द हेल्प फ्रॉम हैदराबाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन हैदराबाद बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके सपोर्ट से इसे बनाया गया है एंड साथ में आपके अदर पार्टनर्स भी यहाँ पे थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, जो ये आपका MACE ऑब्जर्वेटरी है, ये डिटेक्ट करेगी हाई एनर्जी गामा रेज और हेल्प करेगी साइंटिस्ट को कि वो स्टडी करे पावरफुल कॉस्मिक इवेंट जैसे सुपरनोवा हो गया आपका, ब्लैक होल्स, गामा रेज बर्स्ट। ठीक है, ये सब वो इजिली स्टडी कर पाएंगे। नाउ यहाँ पे 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, जिसको
जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था आपका 1954 में ये फॉर्मेशन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है। Next is, which state government has recently in October got approval from the National Tiger Conservation Authority for the establishment of a state second tiger reserve? तो बिहार को जो है, बिहार गवर्नमेंट को अप्रूवल मिला है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से कि वो अपना सेकंड टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश कर सकते हैं। पहला टाइगर रिजर्व इनका था आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो बनेगा इनका, वो बोला जा रहा है कि जो कैमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा आपका टाइगर रिजर्व में, जिसका एरिया 1134 स्क्वायर किलोमीटर का है, एंड इसे 1979 में स्टैब्लिश किया गया था। अब मैंने यहाँ पे बात की थी आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की। ठीक है, ये जो टाइगर रिजर्व है, इसमें अभी जो है बोला जा रहा है 54 टाइगर्स हैं। वैसे जो आइडल लिमिट होती है टाइगर्स की वो 45 होती है, तो इसमें से कुछ आपके जो टाइगर्स हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। आपका जो सेकंड टाइगर रिजर्व बनेगा बिहार का, कैमूर टाइगर रिजर्व जो बनेगा आपका। ठीक है। Now next question है, which among the following initiative or initiatives was recently in October launched by the Anusandhan National Research Foundation to bridge gap between academic research and industrial application, fostering innovation and scientific excellence in India? तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव जो है वो रिलीज किया है, लॉन्च किया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा? तो इट इज योर प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट, PMECRG, और दूसरा मिशन आपका है मिशन फॉर इनिशिएटिव है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन अ हाई इम्पैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? A and B बोथ। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर D, बोथ A and B आर करेक्ट। फाइन। अब इनके बारे में देखते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट है आपका, ये सपोर्ट करेगा अर्ली करियर रिसर्चर्स एंड एनहांस करेगा इंडिया के साइंटिफिक इनोवेशन को, और यहाँ पे इसे डिजाइन किया गया है विद अ फ्लेक्सिबल बजट। यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट रहेगा टू फैसिलिटेट द रिसर्च। नेक्स्ट आपका जो मिशन है, मिशन या महा ईवी, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। इसका नाम से पता चल रहा है इसका एम क्या है कि हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज पे फोकस करें, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे वो कम हो जाए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ इसका फोकस एरिया आपके कहाँ पे रहेंगे? ट्रॉपिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एंड बैटरी सेल्स पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स एंड ड्राइव्स, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये इसके फोकस एरिया आपके हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के आपके मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक नई पॉलिसी यहाँ पे लॉन्च की है। किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ नेशनल हाईवे। इस पॉलिसी का नाम आपका है हम सब। अब ये बहुत सही पॉलिसी है, इसके बारे में जानते हैं। जो ये पॉलिसी है ये इंट्रोड्यूस करेगी कुछ फैसिलिटीज, जैसे क्लीन टॉयलेट्स। विमेंस को बहुत दिक्कत होती है जब ट्रैवलिंग करते हैं, तो इनके लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है। साथ में बेबी केयर रूम यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। प्रोविजन फॉर व्हील चेयर्स, जो आपके जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए व्हील चेयर का बहुत महत्व होता है, आप सभी को पता है, राइट? तो ये सारी जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं ये प्रोवाइड करेंगे हम सफर पॉलिसी के अंदर। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्पेसेस, ये सारी चीजें यहाँ पे ये उपलब्ध करवाएंगे। और आप नियर बाय सर्विसेज जो प्रोवाइडर हैं उनको चेक कर सकते हो कि राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप से, जो इन्होंने 2023 में लॉन्च की थी। ठीक है, किसने लॉन्च की थी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इस ऐप के थ्रू आप नियर बाय जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे उनकी मतलब उनको देख सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि भाई जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो उसके आसपास कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हैज गिवन अप्रूवल टू एस्टैब्लिश अ न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन डैश विलेज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो नगार लंका विलेज है, यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा आपका नया मिसाइल टेस्टिंग रेंज। ठीक है, अगर करेंटली बात करें तो मिसाइल टेस्टिंग कहाँ पे होती है आपकी? उड़ीसा के एक तो चंदीपुर में होती है, बालासोर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा इसका, बालासोर इन चंदीपुर उड़ीसा। और दूसरा है आपका अब्दुल कलाम आइलैंड। इसका पुराना नाम क्या होता था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, ये दोनों जगह पे मिसाइल टेस्टिंग होती है। इसके अलावा इन मंथ ऑफ अप्रैल एक और जगह आपका स्टैब्लिश किया जा रहा है मिसाइल टेस्टिंग रेंज। मतलब न्यूज आई थी आपकी कि वेस्ट बंगाल के जनपुट विलेज में, ठीक है, जुनपुट
विलेज जो आपका है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे आपका DRDO जो है ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज बना रहा है। तो आपका ये चारों चीज़ याद रखनी है। 2 ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, अब्दुल कलाम आइलैंड और बालासोर का आपका बालासोर में जो मिसाइल टेस्टिंग आपकी होती है, ये दोनों ही जगह आपकी उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। तीसरा आपका है कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो अभी बन रहा है, और चौथा आपका जो है ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज आंध्र प्रदेश के नागाया लंका में जो है बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक और चीज़ अप्रूव की थी। इन्होंने एक डील अप्रूव की थी $4 बिलियन की, जो आपकी USA की कंपनी के साथ साइन हुई थी 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए। इसके साथ इन्होंने 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का भी डील फाइनल किया था कि ये बिल्ड मतलब इसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने अप्रूवल दिया था। और ये सबमरीन कौन बनाएगा? ATV प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर बिकम्स द 14th महारत्ना CPSC सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी आपकी 14th महारत्ना बनाई गई है? तो पहले तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, ये तीनों में से क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। किसी भी एक पे जो भी न्यूज़ होगी आपकी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है महारत्ना वो भी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्लियर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14th महारत्ना बनाया गया है। क्लियर हुआ। नाउ HAL की अगर बात करेंगे तो HAL के आपके करंट CMD हैं डॉक्टर DK सुनील, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, और इसे 1914 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। आपको जो मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना, ये तीनों स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। मिनी रत्ना और नवरत्ना आपकी 1997 में आई थी, और महारत्ना जो है वो 2010 में लाई गई थी। तो इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो सारी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले अभी एलिजिबिलिटी देखेंगे, उससे पहले महारत्ना देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक तो आपकी BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई आपकी, ऑयल इंडिया हो गई। अब चौथी आपकी बनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले बात करेंगे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस की। तो ऐसी कंपनी, मतलब मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आने के लिए कंपनी जो है ये प्रॉफिट, ये आपकी जो है इट मस्ट हैव अचीव प्रॉफिटेबिलिटी इन लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर। लास्ट 3 ईयर्स में इनको प्रॉफिट होना चाहिए। दे नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़, ठीक है, 30 करोड़ का प्री टैक्स प्रॉफिट इनको दिखाना होता है, और मोर इन एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 ईयर्स। इन 3 ईयर्स की यहाँ पे बात की है, जहाँ पे प्रॉफिट की बात की है कि लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर में प्रॉफिट होना चाहिए, और इनमें से किसी एक साल में आपको दिखाना है प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़, ठीक है। एंड दे मस्ट मेंटेन अ पॉजिटिव नेटवर्क। कैटेगरी आगे, अभी हमने कैटेगरी 1 की बात करी मिनी रत्ना के अंदर। अब मिनी रत्ना की सेकंड कैटेगरी क्या बोलती है? कंपनी रिक्वायर अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एटलीस्ट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर में जो सेम पहली वाली की कंडीशन थी वही आपकी सेम कंडीशन है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है कि दे शुड ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन। तो देखो यहाँ पे आपका लगभग सिमिलर ही इसका रहता है, बट मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आपको प्री टैक्स प्रॉफिट जो है वो दिखाना होता है किसी भी एक साल में, जो 3 कंसेक्यूटिव ईयर में से किसी भी एक साल में आपका ये 30 करोड़ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका नवरत्ना स्टेटस। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि जो आपकी CPSC है, इट शुड बी अ मिनी रत्ना 1 एंड शेड्यूल ए कंपनी। तो ये कैटेगरी, ये आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है it should have obtained excellent or very good rating in a 3 of the last 5 MOUs। जो लास्ट 5 MOUs होंगे उनमें से 3 में आपको excellent और very good rating मिली होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है CPSC should have obtained composite score of 60 or more calculating concerning 6 specific parameters। तो ये parameters आपके हैं जैसे net profit to net worth, then manpower cost to cost of production or cost of service, then
प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्सेस टू कैपिटल एम्प्लॉयड। देन आपका नेक्स्ट आता है PPDIT टू टर्नओवर। देन नेक्स्ट पैरामीटर है अर्निंग पर शेयर और इंटरसेक्टरल परफॉर्मेंस। तो ये आपके जो 6 पैरामीटर्स हैं, इसमें कंपोजिट स्कोर आपका 60 होना चाहिए, 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? जो नवरत्ना स्टेटस जिस कंपनी को दिया जाएगा या ग्रांट किया जाएगा, इट विल एनहांस ऑटोनॉमी इन अ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल मैटर्स टू दी CPSCs। देन दे कैन मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट। कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अप टू ₹1000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेटवर्थ। जितनी नेटवर्थ होगी उसकी 15% या फिर 1 करोड़ तक का 1000 करोड़ तक का ये जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट नीडिंग द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है दे कैन इन्वेस्ट अप टू 30% ऑफ देयर नेटवर्थ। ये अपना अभी बात, इससे पहले क्या बात हुई थी? सिंगल प्रोजेक्ट में 15% से जो इनकी नेटवर्थ है उसका 15% ये खर्च कर सकते हैं, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये अपनी नेटवर्थ का 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं एनुअली। ठीक है, एनुअली, बट इट शुड नॉट एक्सीड 1000 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे कैन स्टैब्लिश joint ventures overseas, access new market, leveraging the local expertise। लास्ट पॉइंट आपका बोल रहा है इट एम्पावर्स। क्या बेनिफिट होता है? इट एम्पावर्स विद अ फास्टर डिसीजन मेकिंग, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ग्रेटर एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीजों का बेनिफिट नवरत्ना कंपनीज को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपके महारत्ना, जो अभी 14 कंपनीज आपकी हैं। ठीक है, HAL को मिला के। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास नवरत्ना स्टेटस होना चाहिए, पहला आपका क्राइटेरिया यही आ जाता है। जैसे नवरत्ना में क्या था कि आपका मिनी रत्ना 1 आपका जो है ये वाला स्टेटस होना चाहिए, ऐसे ही महारत्ना में आपका है कि नवरत्ना स्टेटस इस कंपनी के पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इट शुड बी लिस्टेड ऑन अ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ये आपके लिस्टेड होनी चाहिए विद मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर दी सेबी रेगुलेशन। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? The company should have significant global presence और international operation। और लास्ट 3 इयर्स के लिए सारी, जैसे आपके अभी दोनों स्टेटस हमने पढ़े, लास्ट 3 ईयर का क्राइटेरिया था, ऐसे ही यहाँ पे भी आपका लास्ट 3 इयर्स के लिए क्राइटेरिया है कि कंपनी को अचीव करना है एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका ग्रेटर देन 25,000 करोड़ का। देन एवरेज एनुअल नेटवर्थ आपकी ग्रेटर देन 15,000 करोड़ होनी चाहिए। और एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है ये आपका ज्यादा होना चाहिए ₹5,000 करोड़ से। तो ये क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। फाइन, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which country has recently in October received the first ever rupee denominated line of credit worth rupees 487.60 crore from the government of India for financing of a water pipeline replacement project। तो ये आपकी डील साइन हुई है मॉरिशस के साथ। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस के साथ ये डील साइन हुई है। और यहाँ पे मॉरिशस में 100 किलोमीटर की जो आपकी आउटडेटेड वाटर पाइपलाइन है उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसके लिए ये डील साइन हुई है इंडिया के साथ। अब यहाँ पे पहली ये आपकी रूपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट है जिसमें मॉरिशस जो है वो आपका इन इंडियन रुपीस वो पैसे वापस करेगा, रीपेमेंट करेगा। ठीक है, वैसे ज़्यादातर डील जो होती हैं आपने देखा होगा अभी तक US डॉलर में ये डील हो रही थी और मैक्सिमम अभी भी होती हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में हमारी जो है डील साइन हुई है मॉरिशस के साथ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है और हमारा प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है हमारी करेंसी का, इंडियन करेंसी का। अब जो यहाँ पे डील की बात हुई है, डील जो हुई है इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये फाइनेंस करेगा इस डील को एट अ कंसेशनल टर्म्स। फाइन, मॉरिशस की बात करें तो इसके करंट प्राइम मिनिस्टर आपके हैं प्रविंद जुगनौथ, इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी इसकी है मॉरिशियन रुपी। फाइन। Now next our question है, the Union Minister Dharmendra Pradhan has announced the establishment of artificial intelligence centers of excellence focused on dash। तो recently जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने अनाउंस किया है कि 3 AI बेस्ड या AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हैं वो आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे। कौन कौन से सेक्टर में? हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। अब जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका काम क्या रहेगा?
ये कंडक्ट करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च डेवलप करने के लिए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशंस होंगी और स्केलेबल सॉल्यूशंस होंगे, ताकि जो यूनिक चैलेंजेस हैं इन 3 डिफरेंट सेक्टर्स के, उनको हैंडल किया जा सके, उसे सॉर्ट किया जा सके। ठीक है। अब हेल्थ केयर के लिए जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा वो IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली में बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए IIT रोपर पंजाब, देन सस्टेनेबल सिटीज के लिए IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में ये स्टैब्लिश किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए टोटल एलोकेशन दी है ₹990 करोड़ की, इन सेक्टर्स को स्टैब्लिश करने के लिए ओवर दी 5 ईयर्स। ठीक है, 5 सालों में इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से फाइनेंशियल ईयर 2027-28। ओके, नाउ जो ये आपका इस इवेंट के दौरान जहाँ पे ये आपकी अनाउंसमेंट की गई थी, इस इवेंट के दौरान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया था सैपलिंग एंड प्लेग टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्स एंड IIT दिल्ली, IIT रोपर एंड IIT कानपुर, जहाँ पे ये सेंटर्स जो हैं आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PM मोदीज विजिट टू USA from 21st to 23rd September 2024? PM मोदी हैज पार्टिसिपेटेड, पहला आपका ऑप्शन है PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया था क्वाड कैंसर मून शूट इवेंट जो आपका USA में हुआ था, विद एन एम टू एड्रेस गैप इन अ सर्वाइकल कैंसर केयर एंड ट्रीटमेंट इकोसिस्टम इन अ इंडो पैसिफिक कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंडिया ने लॉन्च किया है न्यू रीजनल मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन अ इंडो पैसिफिक, दैट इज मैत्री को यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है ट्रेन करने के लिए क्वाड पार्टनर्स को इन मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिंग देयर waters, enforcing their laws and discourage unlawful behavior। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, जो USA है, USA ने फॉर्मली हैंड ओवर किए हैं इंडिया को ओवर 297 एंटिक्विटीज टू इंडिया ड्यूरिंग द PM मोदीज विजिट टू USA। विद दिस जो USA है ये आपका पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने सबसे ज्यादा एंटिक्विटीज जो हैं वो इंडिया को वापस किए हैं, और टोटल अभी तक 578 एंटिक्विटीज इंडिया को वापस किए जा चुके हैं। फाइन, तो आंसर यहाँ पे आपका है, सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक तो क्वाड मेंबर्स के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA के मेंबर होते हैं। दूसरा कि जो आपका 2025 का क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है, ये कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, USA होस्ट करेगा। वहीं पे 2025 का क्वाड लीडर समिट कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, तो इंडिया होस्ट करेगा। साथ में ही यहाँ पे बात हुई है कि इंडिया ने लॉन्च किया है मैत्री इनिशिएटिव, तो इस इनिशिएटिव की पहली जो वर्कशॉप आपकी होगी वो होगी 2025 में, और इंडिया इसे होस्ट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, जो PM मोदी जी का विजिट था USA में। तो पहला पॉइंट है कि जो कोस्ट गार्ड ऑफ क्वाड लीडर्स हैं, ठीक है, कोस्ट गार्ड ऑफ क्वाड लीडर्स, इन्होंने प्लान किया है, ये लॉन्च करेंगे पहला फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को। ठीक है, 2025 में ये होगा इंडो पैसिफिक में, किस चीज के लिए, इंप्रूव करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी एंड मैरीटाइम सेफ्टी, और एनहांस करना कॉर्पोरेशन को बिटवीन दी क्वाड मेंबर्स। नेक्स्ट है, अब जो क्वाड है, क्वाड ने इंट्रोड्यूस किया है इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट, एनहांस करने के लिए डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज थ्रू दी एयरलिफ्ट कैपेसिटी एंड लॉजिस्टिक रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट पॉइंट है, क्वाड मैरीटाइम लीगल डायलॉग जो है ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वाड पार्टनर्स ने लॉन्च किया है फर्स्ट ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क इन अ पैसिफिक, किस चीज के लिए, सपोर्ट करने के लिए सिक्योर रेसिलेंट एंड इंटरकनेक्टेड टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप जो है वो भी इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पे, सपोर्ट करने के लिए सस्टेनेबल एंड रेसिलेंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडो पैसिफिक इन कोलैबोरेशन विद द रीजनल पार्टनर्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इंडिया ने यहाँ पे साइन किया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, किस चीज के लिए, क्लीन फेयर इकोनॉमी अग्रीमेंट। ठीक है, क्लीन फेयर इकोनॉमी अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है, जो फोकस करेगा क्लीन और फेयर इकोनॉमी में, एज वेल एज ओवरआर्चिंग द अरेंजमेंट अंडर द US इनिशिएटेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब जो ये आपका फ्रेमवर्क है, इसके 4 पिलर हैं। कौन कौन से पिलर हैं, पिलर 1 ट्रेड, दूसरा आपका है पिलर 2 सप्लाई चेन रेसिलेंस, तीसरा है क्लीन इकोनॉमी, और चौथा आपका पिलर है फेयर इकोनॉमी। ठीक है, अब मेंबर्स की अगर बात करें, इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, US एंड वियतनाम आपके आ जाते हैं। ठीक है, साथ में ही
आपको नोट करना है कुछ और पॉइंट्स, जैसे इस विजिट के दौरान पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि इंडिया जो है नए कॉन्सुलेट्स 2 आपके जो है ओपन करेगा यूएसए में। कौन कौन सी जगह में? एक तो बॉस्टन में और एक लॉस एंजलिस में। ठीक है, करंटली 6 कॉन्सुलेट्स इंडिया के हैं, जैसे आपका न्यूयॉर्क में है, अटलांटा, शिकागो, हॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया था समिट ऑफ फ्यूचर, जो आपका पार्ट था 79 सेशन ऑफ यूएनजीए का। ठीक है, और इसका थीम क्या था इस समिट का? मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर बेटर टुमारो। साथ में ही इंडिया और यूएस ने एक अग्रीमेंट साइन किया है टू अनलॉक $1 बिलियन फंडिंग टू बूस्ट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात हुई है यूएनजीए की, तो इसका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। जैसे इसके जो करंट प्रेसिडेंट है, इनका नाम है फिलेमोन यांग, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क यूएसए में, और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1945। ठीक है, और यहाँ पे जो 79th सेशन आपका हुआ था यूएनजीए का, ये 10 सितंबर से 28 सितंबर तक ये आपका चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विल एस्टैब्लिश फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन पार्टनरशिप विद डैश दैट विल प्रोड्यूस चिप्स फॉर यूज इन मिलिट्री हार्डवेयर इन बोथ कंट्रीज एज वेल एज इन अ क्रिटिकल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया मिलके जो है एस्टैब्लिश करेगा पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट? तो इट इज योर यूएसए। ठीक है, कौन सी आपकी कंट्री है? तो इट इज यूएसए। और ये जो आपका फैब्रिकेशन होगा ये शक्ति के नाम से जाना जाएगा, और ये फोकस करेगा 3 एसेंशियल पिलर्स पे। अब कौन से 3 एसेंशियल पिलर्स इसके हैं? तो इट इज एडवांस सेंसिंग, एडवांस कम्युनिकेशन एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। फाइन, अब जो ये प्लांट है ये मैन्युफैक्चर करेगा इंफ्रारेड, गैलियम नाइट्रेट एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स को। साथ में ही यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन का, एज वेल एज अ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बिटवीन भारत सेमी, थर्ड आईटेक एंड यूएस स्पेस फोर्स का। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 12th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग जो आपकी लाओस में हुई थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो मीटिंग है इसके चेयर आपके थे लाओस के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जिनका नाम है आपका मलाईथोंग कोमासित। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी जो है आपका ईस्ट एशिया समिट का जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे उनका यहाँ पे $62.3 ट्रिलियन है इन दी 2023। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एशियन मर्चेंडाइज ट्रेड जो है आपका नॉन एशियन ईएस कंट्रीज का, ये आपका टोटल है $1.7 ट्रिलियन इन द ईयर 2023। नेक्स्ट पॉइंट है जो एफडीआई फ्लोज है आपका नॉन एशियन ईएस कंट्रीज का टू द एशियन, ये आपका हुआ है $124.6 बिलियन इन 2023। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। फाइन, इसके अलावा नोट करना है इस मीटिंग में कौन कौन से आपके मेंबर्स जो हैं वो हमें उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। तो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स आपके थे 10 एशियन कंट्री के, एंड अदर आपके जो ईएएस कंट्रीज हैं, ईएएस पार्टनर्स हैं, जैसे इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, जापान, ये सारे इसमें शामिल थे। इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन अपना दिखाया था। इसी के साथ आपको नोट करना है लाओस में 21st एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग भी हुई थी, उसके बारे में देखते हैं। पहला आपका पॉइंट क्या है कि यहाँ जो ये मीटिंग जो है आपकी एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की विद देयर डायलॉग पार्टनर्स, ये होस्ट की गई थी लाओस में। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मीटिंग के आपके चेयर कौन थे? को चेयर एक तो इंडिया के आपके यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी थे, और दूसरे आपके लाओस के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर थे। देन नेक्स्ट आपका है फिलिपस नीनो पेरियार, जो आपके मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फ्रॉम दी तिमोर लेस्ते। इन्होंने एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे मीटिंग को ज्वाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द मीटिंग हाईलाइटेड द 2-वे ट्रेड बिटवीन एशियन एंड इंडिया, जो आपका $100.7 बिलियन रहा था 2023 में, विद द इंडियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज एट अ $5.6 बिलियन। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? इंडिया जो है एशियन की, अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज की, तो इंडिया जो है एक 8th लार्ज ट्रेड पार्टनर है एंड सोर्स है एफडीआई का अमंग द एशियन डायलॉग पार्टनर्स इन
the year 2023. Fine. Next question है, which of the following statement is true as per the 75th International Astronautical Congress held in Milan, Italy? तो पहला आपका पॉइंट है, जो आपका ये 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस हुआ था, ये मिलान इटली में हुआ था और इसकी थीम आपकी थी रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन which is co-hosted by the Italian Association of Aeronautics and Astronautics and Italian Space Agency and Leonardo. ठीक है. Next is, during the event, ISRO chairman Dr. S. Somanathan was presented with the IAF World Space Award 2024 for the remarkable success of Chandrayaan 3 mission. Then, European Space Agency has launched the Lunar Communication and Navigation Services, that is LCNS program, or a Moonlight program at a IAC 2024 for establishing Europe's first ever satellite constellation for telecommunication and navigation services on the moon. और लास्ट पॉइंट है all of the above. तो ये सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, all of the above. फाइन. अब जो आपका इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस जो होगा नेक्स्ट 2025 का, ये कहाँ पे होगा, ये पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में. तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होगा 29 सितंबर से 3 अक्टूबर को ये होगा 2025 में. फाइन. नाउ इससे रिलेटेड थोड़े डीप में देख लेते हैं. जैसे अब यहाँ पे बात हुई थी आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मूनलाइट प्रोग्राम की, तो ये है क्या, ये देखते हैं. तो जो इनिशिएटिव है इसे डेवलप कौन करेगा सबसे पहले, तो ये इटालियन स्पेस फ्लाइट सर्विस कंपनी है, टेलीस्पेजियो इटालियन स्पेस एजेंसी, एंड इट इज सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम्स, जिसका मेन एम है फैसिलिटेट करना प्रिसाइज लूनर लैंडिंग को और प्रोवाइड करना, या आप बोल सकते हो क्रिएट करना हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क को, ताकि मून से अर्थ में इजीली आपका जो डेटा है वो भेजा जा सके. फाइन. नाउ इसी के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये फर्स्ट आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है फॉर अ ऑफ प्लैनेट कमर्शियल टेलीकॉम्स एंड सैटेलाइट नेविगेशन प्रोवाइडर जो बनी है. ठीक है. अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत 5 सैटेलाइट्स की बात की गई है. एक तो आपकी यूज़ की जाएगी हाई डेटा रेट कम्युनिकेशंस के लिए, एंड 4 आपकी नेविगेशंस के लिए यूज़ की जाएंगी, for which are deployed across network spanning 4 lakh kilometers to connect moon to earth via 3 ground station. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी. इसके अलावा इस इवेंट में जो आपका हुआ था 75th वाला, इसमें आपका एक्सियोम स्पेस सूट जो है वो रिवील किए गए थे. तो अब ये बनाया किसने है, तो यूएसए बेस्ड एक्सियोम स्पेस एंड इटली बेस्ड पराडा जो है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये सूट तैयार किया गया है, जिसका इन्होंने बेसिकली एक फ्लाइट डिज़ाइन जो है वो तैयार किया है आपके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए. जो हीट रिफ्लेक्टिव यहाँ पे यूज़ किया गया है, हीट रिफ्लेक्टिव मटेरियल, जो एस्ट्रोनॉट्स को जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है, उससे बचाएगा और लूनर डस्ट से बचाएगा. फाइन. यहाँ पे आप इस सूट को देख सकते हैं. नाउ IAF की बात करें, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन की, तो इसके करंट प्रेसिडेंट अभी हैं एग्यूने क्लेटॉन मोरे. इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1951. नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024. तो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे है कि जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली आपकी हुई थी 2024 की, ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी, भारत मंडपम में. नेक्स्ट है, इंडिया होस्ट दी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम, और इवन एशिया पैसिफिक में भी ये आपकी पहली बार होस्ट की गई है. देन ड्यूरिंग द प्रोग्राम PM मोदी इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 विद द थीम द फ्यूचर इज नाउ. तो ये सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट. इसके अलावा जो ITU आपका ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली हुई थी, इसके दौरान एक 2024 का इनोवेशन एक्सचेंज आपका यहाँ पे देखने को मिला था, जिसमें आपका बेसिकली क्या बोला गया था, जो ये प्रोग्राम है इसमें आपका थीमेटिक डिस्कशन हुआ था नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स का, जैसे 5G 6G हो गए, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, रोबोटिक्स हो गया, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड क्वांटम कम्युनिकेशन का डिस्कशन यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया था. ठीक है. नाउ बात करेंगे आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस पे, जो 8th एडिशन इनॉग्रेट किया गया था PM मोदी द्वारा. इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था सबसे पहले, तो ये जानेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था 8th एडिशन इंडिया मोबाइल कांग्रेस का. फाइन.
इसके दौरान आपका नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है, इन्होंने सेटअप किया था एक पवेलियन जिसका नाम रखा गया है डिजिटल इंडिया इनोवेशन जोन। किस चीज़ के लिए? प्रोवाइड करने के लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द डेलीगेट्स ऑन वेरियस DPIs, जैसे डिजी लॉकर आपका हो गया, डिजी लॉकर, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस जिसे हम उमंग के नाम से जानते हैं, देन आधार, UPI, ई संजीवनी, ONDC, तो इन सब की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस इवेंट के दौरान रिलायंस जियो ने यहाँ पे जियो भारत के वर्जन V3 और V4 4G फीचर्स फ़ोन जो हैं वो आपके लॉन्च किए थे। देन TRAI जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने कंडक्ट किया था एक मीटिंग जिसका थीम था इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज इन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। ये आपकी 17 अक्टूबर 2024 को की गई थी। ठीक है, इन दी ड्यूरिंग द इंडिया मोबाइल कांग्रेस। फाइन, नाउ यहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी दिए गए थे इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, जैसे आपका बेस्ट मेड इन इंडिया टेलीकॉम इनोवेशन, ये अवार्ड दिया गया था आपका रकुटेन सिम्फनी को। देन मोस्ट इनोवेटिव टेलीकॉम सॉफ्टवेयर टाटा एलेक्सी। बेस्ट एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर, ये 60 टेक्नोलॉजी को दिया गया था। देन बेस्ट जी लोकल, दैट इज लोकल ग्लोबल स्टार्टअप ऑफ द ईयर, ये ध्रुव स्पेस को दिया गया है। देन मोस्ट इनोवेशन 5G गेज डिप्लॉयड फॉर ईयर, ये दिया गया है नयन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को। ऐसे ही आपका जो बिगेस्ट टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर ऑफ द ईयर है, ये दिया गया है नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। देन बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट एग्जिबिट ऑफ द ईयर, ये IIT हैदराबाद को दिया गया है फॉर द स्मार्ट सिटी लिविंग लैब। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है बेस्ट मिनिस्ट्री एग्जिबिट ऑफ द ईयर, ये आपकी है एमट्रॉन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, देन बेस्ट इंटरैक्टिव एग्जिबिटर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड तेजस नेटवर्क को। ठीक है, देन आपके यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करना है, जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ITU के दौरान, ठीक है, जो ITU की आपकी असेंबली हुई थी उसमें 8 रेजोल्यूशन भी यहाँ पे अडॉप्ट किए गए थे। कौन से 8 रेजोल्यूशन है, मोटा मोटा देखते हैं। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़, एनहांस करना स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ किसके लिए? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ ऑफ ITU टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर ऑफ AI टेक्नोलॉजीज इन सपोर्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन एनहांस करना स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ सस्टेनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। प्रमोट करना और स्ट्रेंथन करना मेटावर्स स्टैंडर्डाइजेशन को। प्रमोट करना और स्ट्रेंथन करना स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ किसके लिए? आपके वहीकुलर कम्युनिकेशंस के लिए। देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना ITU टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर के लिए। देन प्रोविजन ऑफ हैंडसेट derived caller location informed for emergency communications. Enhance करना engagement for the next generation experts in a ITU स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज। तो ये 8 आपके रेजोल्यूशन थे जो यहाँ पे अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, नाउ ITU की बात करेंगे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। तो इसके करंट सेक्रेटरी आपके हैं सेक्रेटरी जनरल डोरिन बॉगडन मार्टिन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इसकी शुरुआत की गई थी 1865 में। क्लियर है? Now next question है, name the personality who has chaired the first meeting of a country program advisory committee, that is CPAC, to review the implementation of a country strategic plan from 2023-2027 in a New Delhi, Delhi। तो इस मीटिंग के आपके चेयर थे देवेश चतुर्वेदी। क्या नाम है इनका? देवेश चतुर्वेदी, जो आपके सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। क्लियर हुआ? नाउ इस मीटिंग में एलिजाबेथ फेरर, जो आपके कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, ये भी इस मीटिंग में शामिल थे। इन्होंने भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे अपना दिखाया था। साथ में ही आपको नोट करना है, इस मीटिंग में जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इस डिपार्टमेंट ने और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक MOU यहाँ पे साइन किया था। किस चीज़ के लिए? टू एड्रेस द नेशनल प्रायोरिटीज इन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन थ्रू द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये इस पे आपका MOU साइन हुआ था, और इस MOU के 4 फोकस एरिया आपके हैं। पहला क्या है? मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नेशनल फूड बेस्ड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम। दूसरा है राइजिंग कंजप्शन ऑफ अ डाइवर्स न्यूट्रिशियस एंड फोर्टिफाइड फूड। नेक्स्ट है एनहांसिंग द सोशल एंड फाइनेंशियल मोबिलिटी ऑफ अ वुमेन, strengthening the adaptive capacity to build climate resilience, livelihood and food systems। ठीक है,
अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको नोट करनी है, जो यहाँ पे बात हुई है कंट्री प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की, यहाँ पे एक मैंडेटरी रूल है इस कमेटी का कि जो भी मेंबर इसके हैं उनको साल में एक बार जो है मीटिंग करनी ही करनी है। तो ये मैंडेटरी रूल यहाँ पे बनाया गया है। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? सिंडी एच मैकेन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है रोम इटली में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ टीमिंग अग्रीमेंट विद रेलिसेट कनाडा टू कोलैबोरेट इन अ एरिया ऑफ अ स्पेस प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ टीमिंग अग्रीमेंट साइन किया है कनाडा की रेलिसेट ने? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया था बीईएल की तरफ से केवी सुरेश कुमार जी ने और गुरविंदर चौहान जो आपके रियल एस्टेट के सीईओ हैं उन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 4th ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो जो आपका गुजरात में हुआ था। पहला पॉइंट है जो आपका ये इवेंट था 2024 का, इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इन पार्टनरशिप विद द CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस इवेंट के दौरान REC लिमिटेड ने MOU साइन किए हैं अराउंड 1.12 लाख करोड़ के फॉर द विद रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया और जर्मनी ने लॉन्च किया है जॉइंट प्लेटफॉर्म इंडिया जर्मनी प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड वाइड टू बूस्ट ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे पॉइंट करेक्ट हैं आपके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन। इसके अलावा अदर पॉइंट्स देखते हैं। जैसे इस इवेंट के दौरान REC लिमिटेड ने हैनको ग्रीन एनर्जीज जो है इनके साथ MOU साइन किया था वर्थ $280 मिलियन का फॉर हैनको हाइजिनको ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट जो आपका गोलापुर ओडिशा में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सनशोर एनर्जी के साथ इनका MOU साइन हुआ है 10,000 करोड़ का सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ 3 गीगावाट ऑफ सोलर विंड हाइब्रिड एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए। फाइन। नेक्स्ट है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने इस इवेंट में बताया कमिट किया है कि ये इन्वेस्ट करेंगे 64,000 करोड़ का इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बेसिकली 2 शपथ पत्र जो हैं वो साइन किए थे। पहला शपथ पत्र क्या बोलता है? मतलब इन्होंने बोला था कि हाँ सबमिट किए हैं बेसिकली शपथ पत्र। पहला शपथ पत्र के अंदर इन्होंने क्या मेंशन किया है कि अचीव करेंगे 10 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड योर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ये इन्होंने कमिट किया कि ये काम करेंगे विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹57,000 करोड़। ठीक है। और पहले शपथ पत्र के अंडर आपका एक और चीज आता है जो टोरेंट पावर है इन्होंने MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए 5 गीगावाट सोलर विंड और सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट आपके द्वारका डिस्ट्रिक्ट में ऑफ गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट आपका शपथ पत्र क्या बोलता है? जो कंपनी है ये सेटअप करेगी 1 लाख किलो टन पर एनम ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी ₹7,200 करोड़ का। फाइन। नेक्स्ट है एग्री विजय नेक्स्ट टू सन जर्मनी एंड वॉटक्राफ्ट इंडिया इन तीनों ने MOU साइन किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए वर्टिकल सोलर फार्म्स जनरेट करने के लिए क्लीन एनर्जी और रेवोल्यूशनाइज करने के लिए एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को। इसके अलावा इस इवेंट में गुजरात ने लॉन्च किया था मिशन 100 गीगावाट। ठीक है। अब मिशन 100 गीगावाट क्या है? इसके मिशन के तहत यहाँ पे 100 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है सेटअप की जाएगी बाय 2030 इन गुजरात स्टेट। और ये लॉन्च किसने किया था? भूपेंद्र पटेल जो CM है आपके गुजरात के। इसके साथ साथ इन्होंने गुजरात एनर्जी विजन 2047 को भी रिलीज किया था। फाइन। अब यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट क्या है? जो आपका ये इवेंट था 4th ग्लोबल री इन्वेस्ट, इसमें यहाँ पे बताया गया है जो यहाँ हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, इनके जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने यहाँ पे बताया है हाईलाइट किया है कि इस इवेंट में इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स जो की गए हैं वो हैं आपके 32.45 लाख करोड़ के इन अ फॉर्म ऑफ शपथ पत्र 2030। इसके अलावा जो डेवलपर्स हैं उन्होंने कमिट किया है एडिशनल 570 गीगावाट। मैन्युफैक्चरर्स ने कमिट किया है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एडिशनल जो है करेंगे 340 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल्स में, 240 गीगावाट सोलर सेल्स में, 22 गीगावाट इन विंड टर्बाइन्स एंड 10 गीगावाट इन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया था। नेक्स्ट अब बात करेंगे अवार्ड्स की जो इस इवेंट में अवार्ड्स दिए गए थे।
जैसे पहला स्टेट आपका गुजरात है, गुजरात को ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में जो है फर्स्ट रैंक हासिल किया था गुजरात ने, एंड ऑल्सो इन दी विंड पावर कैपेसिटी। देन सेकेंड रैंक हासिल किया था गुजरात ने इन ओवरऑल सोलर पावर कैपेसिटी, वेयरएज राजस्थान जो है फर्स्ट रैंक होल्डर था इन अ ओवरऑल सोलर पावर कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी कितनी थी, स्टोरेज कैपेसिटी 22,031 मेगावाट की। फाइन। इसके अलावा अदर स्टेट जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था इन रिन्यूएबल एनर्जी अचीवमेंट्स, इट इज राजस्थान, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। फाइन। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है इनको भी एक एक अवार्ड यहाँ पे मिला है। जैसे हिमाचल प्रदेश जो है ये हाईएस्ट अचीवर स्टेट रहा है आपका ओवरऑल हाइड्रो पावर कैपेसिटी में, एंड इसका एम है कि ये 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड को ओवरऑल हाइड्रो पावर कैपेसिटी अचीवर्स कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। तो 2024 का जो आपका दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, जिनको हम मिथुन दा के नाम से भी जानते हैं। इनसे पहले 2023 में वहीदा रहमान जी को ये अवार्ड दिया गया था, 2022 में आशा परेख जी को, रजनीकांत जी को 2021 में और अमिताभ जी को 2019 में ये अवार्ड दिया गया था। फाइन। इस बार मिथुन चक्रवर्ती जी को ये अवार्ड दिया गया है जो 54th रेसिपिएंट है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के। फाइन। अब इनके नाम पे एक आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये आपका नोट किया गया है कि इन्होंने एक साल में ही, सिंगल ईयर में ही 19 फिल्म्स जो हैं वो रिलीज की थी 1989 में। फाइन। इसके अलावा नोट करना है 2024 में मिथुन चक्रवर्ती जी को पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड की, जिसे 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, टू कॉमरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दूतीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से भी हम जानते हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इन्होंने इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र, उसको डायरेक्ट किया था 1913 में। फाइन। अब ये अवार्ड जो है ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो होता है पर्सन का, इंडिविजुअल का इन अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, उस पर बेस्ड ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। फाइन। नाउ जो ये अवार्ड है ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यहीं पे अगर क्वेश्चन आपका बने कि सबसे पहला जो अवार्ड था आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये किसे दिया गया था, तो इनका नाम है देविका रानी, इनको ये अवार्ड दिया गया था। फाइन। अब यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड में जो प्राइज मनी रहती है वो पूछी जा सकती है, ये आपकी 10 लाख रहती है, और यहाँ पे स्वर्ण कमल भी दिया जाता है। फाइन। नेक्स्ट है, which state government has recently signed an MOU with the Bill and Melinda Gates Foundation to work together towards improving health, nurturing, nutrition and agriculture in the state। तो रिसेंटली जो मेघालय है, मेघालय की गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, ताकि यहाँ पे ये काम कर सके, मतलब दोनों आपकी स्टेट गवर्नमेंट और आपका जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सके फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर इन द स्टेट। तो इट इज आंसर हियर इज मेघालय। ठीक है। अब जो ये फाउंडेशन है ये फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी 12 की एरियाज में। कौन कौन से की एरियाज हैं? एनीमिया, न्यूनेटल हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, चाइल्डहुड वेस्टिंग एंड न्यूट्रिशन, इस टाइप के जो आपके की एरियाज हैं उसके लिए, स्टेट के, उसके लिए यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और ये MOU आपका चलेगा 4 साल के लिए। ठीक है। अब इसी टाइप का MOU आपका जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ भी किया गया था, और थर्ड स्टेट आपका हो गया मेघालय, जिसके साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने यहाँ पे आपका MOU साइन किया है। आई होप दिस इज क्लियर। Now next question है, which among the following international airport has won platinum award at the Society of Energy Engineers and Managers Award held in New Delhi, Delhi? तो इनमें से कौन सा है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिससे ये अवार्ड मिला है, सीम्स अवार्ड? तो इट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, जो आपका गुजरात अहमदाबाद में लोकेटेड है, एंड इट इज मैनेज बाय द अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स। फाइन। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो इन्हें जो प्लैटिनम अवार्ड है ये दिया गया है अंडर द एयरपोर्ट सेक्टर अंडर फैसिलिटी कैटेगरी।
ठीक है, एयरपोर्ट सेक्टर में फैसिलिटी कैटेगरी के अंडर इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर इट्स सस्टेनेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट इनिशिएटिव। जैसे इन्होंने इंस्टॉल किया है एफिशिएंट सेंट्रीफ्यूगल चिलर, जिसकी वजह से 30% एनर्जी जो है यहाँ पे सेव हो रही है। साथ में ही इन्होंने 8 इंटरनल कंबशन इंजन जो हैं, इंजन व्हीकल्स जो हैं वो रिप्लेस किए हैं विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इनका 5000 लीटर का जो डीजल है वो बचा रही है। इसी वजह से इनको ये जो है प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद वेल्स फॉर द 22nd हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका कौन सा स्टेट मनाता है? इट इज नागालैंड। नागालैंड में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर को। और इसी हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए पार्टनरशिप हुई है आपकी वेल्स के साथ। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नागालैंड इज द राइट आंसर, जिसके सीएम आपके हैं नेफ्यू रियो, जिनका विजिट हुआ था आपका वेल्स में, और उसी दौरान इन्होंने ये जो आपका लेटर है या बोल सकते हो जो अग्रीमेंट है वो साइन किया था इस पार्टनरशिप से रिलेटेड। फाइन, यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे हो उसकी। ना हॉर्नबिल फेस्टिवल की अगर बात करें तो देखो ये आपका हर साल 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये फेस्टिवल आपका नागा हेरिटेज विलेज के सामा में होता है। इसका जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल नागालैंड की एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इस फेस्टिवल को, हॉर्नबिल फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज, इस फेस्टिवल का मेन एम क्या है? जो इंटर ट्राइबल इंटरैक्शन है उसको एनकरेज करना, प्रोटेक्ट करना नागा हेरिटेज को, और टूरिज्म को बढ़ावा देना, बूस्ट करना। फाइन, और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। ये क्लियर है? Now next question है which country hosted the Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of Government in 2024। 2024 की जो आपकी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड मीटिंग थी, ये आपकी होस्ट की गई थी पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये हुई थी 16 अक्टूबर 2024 को, एंड इट वाज योर 23rd मीटिंग। कौन सा मीटिंग था? 23rd मीटिंग था, इस्लामाबाद में हुआ था, एंड इट वाज कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ। ठीक है, नाउ जो ये समिट था आपका, इसका मेन फोकस था रीजनल सिक्योरिटी पे, ट्रेड, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। एक और चीज जो आपको नोट करनी है, दैट इज कि जो 2025 की मीटिंग आपकी होगी ना, 24th मीटिंग जो होगी वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? इट विल बी होस्टेड बाय योर रशिया। नाउ अब बात करेंगे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। तो इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2001 में। ये आपकी एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जून 2001 में क्रिएट किया गया था। इसके फाउंडिंग मेंबर आपके 5 हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। ठीक है, ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और 2001 में यहाँ पे शंघाई 5 ने इंडक्ट किया था उज्बेकिस्तान को। ठीक है, इसके अलावा ईरान के जुड़ने से पहले, जो 2023 में जुड़ा था, इससे पहले ये बाकी जो कंट्रीज थी, ये अप्रोक्सीमेटली 42% की, मतलब जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 42% आपका रिप्रेजेंट करती थी, और 22% ऑफ इट्स लैंड एरिया एंड 20% ऑफ इट्स जीडीपी। फाइन, अगर वर्किंग लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे चाइनीज और रशियन यूज की जाती है। एससीओ सेक्रेटरीट की बात करें तो ये आपका बीजिंग चाइना में है। फाइन, नाउ इसके मेंबर और ऑब्जर्वर्स की बात करें तो अभी करेंटली इसके 10 मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस, जो आपका 2024 में ही जुड़ा है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान कब जुड़े थे? 2017 में। ईरान आपका 9th मेंबर बना था 2023 में, एंड बेलारूस जो है ये जुलाई 2024 में इसका पार्ट बना है। वेयरएज यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर मेंबर आपके हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया। फाइन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है आपका? बीजिंग चाइना में। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है जांग मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन स्टेट चैप्टर ऑफ नीति आयोग्स विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, दैट इज WEP। तो ये किसने लॉन्च किया है? इंडिया के कौन से स्टेट ने जो पहला ऐसा लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना है? इट इज योर तेलंगाना। कौन सा स्टेट है? तेलंगाना है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना। फाइन, नाउ इन्होंने जो चैप्टर ऐड किया है WEP, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म तेलंगाना चैप्टर, इसे लॉन्च किया गया था नीति आयोग के जो CEO हैं करंटली BVR सुब्रमण्यम द्वारा। मिशन डायरेक्टर इसके आपके हैं सीता पोलाचोला, और नोडल बॉडी आपकी इसकी कौन सी है? वी हब, दैट इज विमेन एंटरप्रेन्योर्स हब।
फाइन। अब तेलंगाना की बात करें तो इसके करंट सीएम कौन है? रेवनंत रेड्डी, और गवर्नर इसके हैं आपके जिष्णुदेव वर्मा। कैपिटल क्या है आपकी? हैदराबाद। फाइन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।